Hello students, welcome to the video classes. Students, last day we were studying the first chapter of democratic politics, which named What is Democracy? Why Democracy? Okay, so students, we were studying, we actually began the journey of democracy. Okay, we began with what is democracy. Then we came to a question, why do we need to define democracy? Okay, so we have studied, हमने पढ़ा एक डिस्कशन, ठीक है, हमने एक डिस्कशन जो है पढ़ा, जो डिस्कशन मैडम लिंगदो और उनके स्टूडेंट्स के बीच में चल रहा था, उसके थ्रू हम ये जान पाएँ कि क्यों हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी को। फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या होती है, हमने उसको देखा, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो ये हमने डेफिनेशन पढ़ा। फिर उसके सामने कुछ कंडीशंस भी सामने आई जो इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि फिर एक्चुअली क्या डेमोक्रेसी इस छोटी सी डेफिनेशन में सीमित है? शायद नहीं। तो हम लोगों ने आगे इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया। फिर हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की जो छोटी सी डेफिनेशन है उसके मीनिंग ऑफ टर्म्स को लेकर के हमने डिस्कशन करना शुरू किया। कई क्वेश्चंस खड़े हुए ना, कि कौन रूलर होगा, ठीक है, और कौन से ऑफिशियल होंगे जो इलेक्ट होंगे गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी में, ठीक है, कौन सा डिसीजन होंगे जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स लेंगे डेमोक्रेसी में, ठीक है, किस तरह का इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड की जाएगी या उसमें भी फ्रांस वगैरह की तरह मेल सफ्रेज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कौन लोग होंगे जो इलेक्ट होंगे और कौन लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे, जो इलेक्शन में वोट करेंगे, ठीक है, क्या उसके अलावा जो है किस तरह की जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्या जो इलेक्टेड मेंबर होगा वो कुछ भी करने के लिए फ्री होगा या उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिट्स ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ये नेसेसरी है ना एक डेमोक्रेसी के लिए, टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि वो सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करे ना। अब इन्हीं चीज़ों को सब मिला करके लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से ट्रेस आउट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, उनके आंसर्स को इन टॉपिक्स के माध्यम से, ठीक है। सो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, सो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, अब इस चीज़ को देखिए कि अगर हम इस चीज़ को देखें इन पाकिस्तान ना, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं? इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। ये तो यूनिवर्सल है, सबको मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल पाकिस्तान का दिया हुआ है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मिलिट्री कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के। और फिर ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री को इतना अपने कब्जे में लेते लेते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही कॉप कर दिया। कॉप का मतलब होता है तख्ता पलट करना। ओके, क्या किया उन्होंने? कॉप कर दिया, इसको कहते हैं तख्ता पलट ना। एक वर्ड है पॉलिटिक्स में कि तख्ता पलट का मतलब होता है कि सत्ता से बेदखल कर देना, किसी को पावर से उसको बेदखल कर देना। तो वो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको हटा करके खुद वो डिक्टेटर की तरह पाकिस्तान के बैठ गए, ठीक है। तो ऐसे मिलिट्री कॉप्स पाकिस्तान में होते रहते हैं जहाँ इलेक्टेड लीडर्स को ही मिलिट्री हटा देती है, ठीक है। बाद में फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हुआ और जनरल परवेज़ ने खुद को अपॉइंट किया और खुद इलेक्शन जीत भी गए।
तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे चलती रही। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में है। आगे देखते हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे लेड अ मिलिट्री कॉप, जो मैंने अभी कहा कि मिलिट्री कॉप मतलब उन्होंने मिलिट्री की मदद से तख्ता पलट किया इन अक्टूबर 1999। ओके, सो अक्टूबर 1999 में उन्होंने इस तरह से क्या किया कि मिलिट्री कॉप किया। उन्होंने ही थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिकली मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उन्होंने क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। देश का मुख्य, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करने वाला। तो मुख्य कार्यकर्ता उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, है ना, देश का। लेटर ही उसको दूसरे सेंस में हम कहते हैं डिक्टेटर, ठीक है। सो बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो डेजिग्नेशन था अपना उसको चेंज कर लिया। डेजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है पोस्ट, पद ना। उन्होंने अपनी पोस्ट को चेंज कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव के स्थान पे उसने अपने आप क्या किया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। एंड इन 2002 और 2002 में हेल्ड अ रेफरेंडम, ठीक है। और 2002 में क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम, ठीक है बच्चों, पहले इस वर्ड को आप जान लीजिए, रेफरेंडम मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेफरेंडम क्या होता है, एक जनरल विल होता है। जनरल विल का मतलब जहाँ पे हम आम सहमति लेते हैं, ठीक है, लोगों की आम सहमति ले करके ना, जैसे हम वोट करते हैं इलेक्शन में ना, वैसे ही रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है, इसको एक पॉलिटिक्स में सामान्य भाषा में कहते हैं जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत मतलब वोट का कलेक्शन, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जैसे पहले इंडिया में पंचायत चुनाव हुआ करते थे। पंचायत चुनाव कैसे होते थे, गांव के सभी लोग खड़े हो जाते थे एक जगह ना, अधिकारी आते थे और अधिकारी क्या करते थे, वो सभी गांव वालों के सामने जो 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते थे वो भी सामने खड़े हो जाते थे। फिर अधिकारी पूछते थे कि फला के नाम पर कितने हाथ उठेंगे, कितने लोग इनके लिए वोट करेंगे। उतने लोग हाथ उठाते थे, अधिकारी उस हाथ नंबर ऑफ हैंड्स को, रेज्ड हैंड को काउंट कर लेता था, ठीक है, और फिर उसको लिख लेता था। फिर दूसरे के लिए पूछता था, वैसे ही लोग फिर हाथ उठाते थे, जितने लोग उसके लिए हाथ उठाते थे उतने लोगों को फिर से वो काउंट करके लिख लेता था। तो ऐसे बारी बारी करने के बाद फिर वो देखता था सबसे ज़्यादा हाथ किसके लिए उठे, ठीक है। तो जिसके लिए सबसे ज़्यादा हाथ उठते थे उसी को प्रधान या सरपंच डिक्लेयर कर दिया जाता था। ये रेफरेंडम का प्राइमरी मेथड है, समझ गए ना, इसको कहते हैं जनमत संग्रह। तो आज के दौर में ये जनमत संग्रह और भी हो सकता है, चाहे वोट की तरह कर लें, पर्ची बना करके हम बॉक्स में डाल दें और जिसके लिए फेवर में मैक्सिमम पर्ची आए वो जीत जाएगा, है ना। तो इस तरह से रेफरेंडम कराया गया ना, जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। लोगों से उनकी राय ली गई कि इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, ठीक है। जनता से राय ली गई कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को और आगे भी काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो लोग थे वो बहुत खुश थे उस समय उससे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेफरेंडम में उसके फेवर में वोट कर दिया परवेज़ मुशर्रफ के। और उसका जो कार्यकाल था, उसका टेन्योर 5 ईयर के लिए और बढ़ गया, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on based on rulers, okay, so means वहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ठीक है, पाकिस्तान की मीडिया, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, और इसके अलावा डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता, जो डेमोक्रेसी के फेवर में काम करते हैं, ठीक है, सक्रिय लोग। तो वो लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम था ये रूलर के ऊपर बेस्ड था, मतलब राजा या जो रूल कर रहा है उसके ऊपर आधारित था।
इसमें ना कोई भी ईमानदारी से रेफरेंडम नहीं हुआ है। ये तो जैसे होता है ना सिर पे बंदूक रख किसी से कोई काम करवाना, ऐसा ही रेफरेंडम डरा धमका करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लिया है। ठीक है, देखो ये भी एक वोट सिस्टम है ना, ये भी एक वोट सिस्टम है। आप इसको समझिए कि वोट तो यहाँ भी लोग दिए ना, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के लिए वोट दिए, लेकिन क्या ब्लेम लगा रहे हैं लोग वहाँ के कि परवेज़ ने लोगों के सर पे बंदूक रख के उनसे वोट करवाया अपने फेवर में। ठीक है, तो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, इसलिए वो अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं, मतलब जो परवेज़ अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं। सो द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड विथ जनरल मुशर्रफ। ठीक है, तो जो पावर था टू टेक फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय लेने का जो पावर था वो किसके हाथों में था? आर्मी ऑफिशियल्स के हाथों में था और जनरल परवेज़ के हाथों में था। ठीक है, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और कोई भी जो है जनता के द्वारा चुना नहीं जा सकता था। समझ रहे हैं आप लोग? तो जनता के द्वारा कोई भी जो है चीज़ें चुना या कोई व्यक्ति या कोई डिसीज़न जो है लिए नहीं जा सकते थे। सो दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज़। ठीक है, तो इस तरह की घटना बहुत से तानाशाही शासनों में और बहुत से राजतंत्रों में ऐसे होता रहता है, जहाँ पे वो दिखाने का तो प्रयास करते हैं कि वो इलेक्शन के द्वारा, उनके यहाँ इलेक्शन होता है, लेकिन उस इलेक्शन में क्या करते हैं, वो इलेक्शन में कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन छोड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे कोई इलेक्शन हो ना, कोई इलेक्शन हो और उसमें एक बहुत ही बाहुबली आदमी खड़ा हो जाए, कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश खड़ा हो जाए इलेक्शन में, और वो क्या करे, वो किसी और को नॉमिनेट होने ही ना दे इलेक्शन में। जब अकेला वही व्यक्ति रहेगा एक क्षेत्र से, तो आप मजबूरन उसी को वोट करेंगे ना, या आप वोट ही करने नहीं जाएंगे, तो जितने लोग करेंगे उतने वोट से वो जीत जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो आप आरोप नहीं लगा सकते कि इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन तो हुआ ना, लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन था? क्या ये डेमोक्रेसी की पहचान थी? इलेक्शन तो नो डाउट हुआ, लेकिन क्या केवल इलेक्शन से हम डेमोक्रेसी को जस्टिफाई कर सकते हैं? ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई ना। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, पाकिस्तान में अपनी एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है, उनकी अपनी एक सरकार भी है, लेकिन रियल पावर जो होता है वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में नहीं, बल्कि मिलिट्री के अंदर होता है। जो वहाँ की मिलिट्री होती है उसके अंदर रियल पावर रेस्ट होता है। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ और देश हैं, द रियल पावर वॉज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स ना, कि जो रियल पावर है वो उनके कुछ एक्सटर्नल पावर्स के हाथों में है, एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं उनके हाथों में ना हो करके कुछ एक्सटर्नल पावर्स के हाथों में पावर होता है। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो इस तरह की मेथड को, इस एग्जाम्पल को आप पीपल्स रूल तो नहीं कह सकते, जनता का शासन तो नहीं कह सकते हैं। तो यह क्या देता है? दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, यह हमें डेमोक्रेसी की पहला फीचर देता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का पहला फीचर सामने आता है। वो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शन हो जाने भर से वो डेमोक्रेसी नहीं है। किसी स्थान पे केवल इलेक्शन हो जाने भर से उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं ना। उसके स्थान पे वहाँ पे जो फाइनल डिसीज़न लेने की क्षमता है, पावर है, वो आवश्य रूप से किसके हाथों में होना चाहिए? जो जनता के द्वारा चुने गए नेता हों उनके हाथों में पावर होना चाहिए, न कि किसी और बाहरी आदमी के। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर है। केवल इलेक्शन भर कराने से वो डेमोक्रेसी नहीं हो जाती है, बल्कि इलेक्शन जनता के द्वारा हो और जनता के द्वारा चुना गया जो नेता हो उसी के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता हो, तभी वो डेमोक्रेसी का पहला फीचर कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, सो
थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत सी, लाइंस कुछ मिस हो गया आई थिंक। ठीक है, सॉरी, यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ से लाइन थोड़ी मिस हो गई। रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस, सॉरी। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा सॉरी, आई एम रिग्रेटिंग फॉर दिस, लाइन थोड़ी मिस हो गई। तो क्या वहाँ की मीडिया ने, वहाँ की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या आरोप लगाया कि वहाँ के रेफरेंडम में माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने कहा भी था कि माल प्रैक्टिस मतलब होता है गलत तरीके से रेफरेंडम कराया गया और फ्रॉडिंग किया गया है। ठीक है, धोखाधड़ी किया गया है रेफरेंडम में। तो अगस्त 2002 में क्या हुआ, ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ना, उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान के संविधान में इससे परिवर्तन हो गया उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास करने से। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ना। अब उसमें क्या हो गया, उसमें परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करने से उसने संविधान में बदलाव कर दिया। इसके अनुसार, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रेसिडेंट वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है ना, सकता था। इस तरह से प्रेसिडेंट ने पास कर दिया कि अब उसके हाथों में पावर आ गई थी। उसने कानून में चेंज करके जो नेशनल असेंबली थी, मतलब नेशनल पार्लियामेंट, स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं उनको भी वो डिसमिस कर सकता था, इतनी पावर उसके हाथों में आ गई। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो सिविलियन कैबिनेट थी, मतलब कि जो जनता के द्वारा चुनी गई मंत्रालय थी, कैबिनेट थी ना, उसका सुपरविज़न सीधे दे दिया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथों में, मतलब सेना के हाथों में। ठीक है, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स की डोमिनेशंस थी। उन्होंने जो है चुने हुए कैबिनेट का निगरानी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस लॉ के पास होने के बाद, आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल मतलब स्टेट असेंबलीज के लिए इलेक्शंस हुए। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर हुए ना, सॉरी, सो पाकिस्तान हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, और उसमें क्या हुआ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर आए ना, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो अंतिम शक्ति थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में रह गई और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में रह गई। ठीक है, तो क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो स्पष्ट रूप से ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आप जनरल परवेज़ के रूल को आप एक डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं ना, भले ही वहाँ पे चुनी हुई सरकार क्यों ना हो। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, लेकिन इनमें से किसी एक पे फोकस करें। सो कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रूलर जो हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट हो सकते हैं, क्या होते हैं? नॉट क्वाइट, शायद नहीं कह सकते हैं ना। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव तो चुनते हैं, ठीक है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट देयर द रूलर, लेकिन ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एग्जैक्टली रूलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो ये इस तरह से इसको क्लियर कर देता है कि डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शन होना या केवल इलेक्शन होने से किसी क्षेत्र को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। हम उन्हें डेमोक्रेटिक कब कहेंगे? जब उनके पास, ठीक है, डेमोक्रेटिक हम उनको तब कहेंगे जब वहाँ कम से कम इलेक्शन तो डेमोक्रेटिकली मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ, लेकिन जो पावर हो फाइनल डिसीजन लेने का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में हो, किसी बाहरी शक्ति के हाथ में ना हो, तब वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फर्स्ट फीचर। ओके, सेकेंड फीचर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके,
तो अब इसमें अगला फीचर जो आता है काफ़ी बड़ा ये भी है, आई डोंट थिंक कि आज इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम एक ही फीचर्स को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और कल अगले फीचर को आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, कि पहला फीचर डेमोक्रेसी का क्या होता है, ठीक है। दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है, कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू।